साथियों नमस्कार। काफी लंबे अरसे के बाद हम वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के सामने आ रहे हैं। 2024 नवंबर 20 को हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया था और फिर आज 2024 जो अब बीत चुका है और नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2025 का ये जनवरी का माह चल रहा है और बहुत कुछ इतने समय के बीच में सहारा इंडिया के बारे में घटनाएं घटित हुई हैं। कोर्ट के अंदर जैसा आप जानते हैं पिनाक पानी मोहंती जी का केस और उसके बाद संयुक्त जन मोर्चा और जनसेवा संस्थान, तो ये सब जो प्रयासरत हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी याचिकाएं दे करके सहारा निवेशकों का पैसा भुगतान कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। वर्ष का आखिरी महीना था 2024 का, उसमें सिर्फ तारीख जो है बढ़ा दी गई और जो मेन केस है सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित उसमें 7 जनवरी को सुनवाई होनी है और ये सुनवाई बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जो संयुक्त जन मोर्चा सहारा से संबंधित जो एक अपनी तरफ से एक याचिका फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो रिजेक्ट कर दी गई और उन्हें पिनाक पानी मोहंती जो सीआरसीएस पोर्टल से जुड़े मुद्दों को सहारा निवेशकों का पैसा कैसे मिले, इसके लिए जो पहले से याचिका लगाए हैं उसी याचिका में एक आईए के माध्यम से संयुक्त जन मोर्चा संस्थान को आदेश दिया गया कि आप उसमें एक आईए लगा सकते हैं। कोई एक पोर्टल संबंधित या सहारा से भुगतान संबंधित कोई अन्य मामला अलग से कोई अब फाइल नहीं कर पाएगा। जिसको भी कोई भी सुनवाई करानी हो वो आईए लगा सकता है पिनाक पानी मोहंती केस के साथ में। उसी में एक और नागेंद्र कुशवाहा जी का ये लगा है और वो भी प्रयासरत हैं झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के निवेशकों का जो सहारा में पैसा जमा किए हैं उनका भुगतान कराने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार ने का ये लगाया था, उसमें उनको सफलता मिल गई। उनका 2025 तक का समय उनको मिल गया है, दिसंबर के 31 तारीख तक का। वो पोर्टल के माध्यम से जो 5,000 करोड़ रुपए उनको मिला है या माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें दिया गया है सहारा के निवेशकों को भुगतान करने के लिए। और सीआरसीएस जैसा आप जानते हैं कि 2023 के जुलाई माह से वो लॉन्च होता है और उस पे सहारा के सिर्फ 4 सोसाइटीज का पैसा रिफंड करने का ऑप्शन आता है और पैसा किस तरह से उस पे मिल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। 50,000 तक काफी लोगों को भुगतान मिला है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है भुगतान का रास्ता क्लियर होगा कैसे। कई संस्थानें, ट्रस्ट और कई जो ऐसे लोग हैं जो प्रयासरत हैं कि अब जो रास्ता एक बचा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से याचिका दे करके या आईए फाइल करके जो प्रयासरत हैं पैसा दिलाने के लिए, आखिर में ये किस ओर जा रहा है, इसमें कितनी सफलता मिलती दिख रही है। ये ऐसा लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे अनचाहे तरीके से, चाहे उनकी मर्जी हो या न हो, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहता, मैं सरकार के नजरिए की भी आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन आपको लगता क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो तौर तरीका है 13 करोड़ के आसपास 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का भुगतान और 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक जो सहारा में पैसा जमा करके फंसे हुए हैं उनका भुगतान माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख पे तारीख देने की धारणा बन गई है। लगता है आपको कितना बड़ा अमाउंट और इतने करोड़ निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, या सरकार का जो पोर्टल से भुगतान करने का तरीका है और उसमें जो शिथिलता है और जो एक लिमिटेशन है उसमें अमाउंट का, क्या वो एक तरीका है भुगतान सबका मिल जाने का? नहीं है। कुछ पुरानी बातें हम इस वीडियो में चर्चा एक बार फिर से करेंगे। 2009-10 का वो दौर था जब सहारा का मैच्योरिटी रुकना शुरू हुआ था, जब सहारा ने अपने निवेशकों का पैसा वापसी करने में देरी करना शुरू किया और फिर उसके बाद मैच्योरिटी लगभग रुक सा गया, समय बीतता गया, मैच्योरिटी उन्होंने करना बंद कर दिया। ये 2009-10 के आसपास का दौर था। समय बीतता गया, 6 महीने बीते, 1 साल बीते, मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया, मामला फिर कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट को ये मिलता है कि सहारा ने गलत किया है, अपने निवेशकों के साथ गलत तरीके से पैसा जमा कराया और गलत पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी लॉन्च की जिससे कि मैच्योरिटी में परेशानियां होनी ही थी
लोक लुभावन जैसे कुछ बातें होती हैं, उसी तरह से इन्होंने एक लुभावना भरा पॉलिसी लाया और आम जनता को गुमराह किया और अपने लोगों के द्वारा एक प्रकार से मैं कहूंगा कि बिल्कुल इतना कंफर्म, इतना मजबूत नेटवर्किंग सिस्टम इनका था और इतना इनको जैसे कहा जाता है ना कि ट्रेनिंग दिया गया था कि आम जनता को ये गुमराह करने में कामयाब हुए और 5.5 वर्ष के अंदर धन को दोगुना करने की पॉलिसी, 7.5 साल के अंदर धन को 1.5 गुना करने की पॉलिसी और सबसे ज्यादा 9 वर्ष कुछ महीनों के आसपास में धन को 2 गुना करने की पॉलिसी। ये पॉलिसी इनकी बेहद खतरनाक थी और इसमें जनता उलझ गई और इनके इस लुभावने पॉलिसी में फंस गई। पैसा जमा किया और पैसा जमा करने के बाद जब मैच्योरिटी का समय आया तो आप जैसा जानते हैं कि चीट फंड कंपनियां लुभावने भरे पॉलिसी ला करके जनता का पैसा ले तो लेते हैं और उससे अपना वो स्वयं काम करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, देश में बनाते हैं, विदेशों में बनाते हैं, उनके अपने लोग काफी फलते फूलते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां बनती हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी का समय आता है 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्रमशः 5 वर्ष के बाद, क्रमशः प्रत्येक वर्ष मैच्योरिटी का जब समय आता है तो ऐसी कंपनियां बिल्कुल एक प्रकार से अपने निवेशकों को गुमराह करना शुरू करती हैं। इनके पास फंड नहीं रहता है क्योंकि ये फंड अपने लोगों को पहले तो ये बांट चुके रहते हैं और फिर अपनी प्रॉपर्टियां बना चुके रहते हैं जिनको वो बेच भी नहीं पाते और उन प्रॉपर्टियों पर वो बड़े बड़े अमाउंट के लोन भी ले चुके होते हैं। ठीक यही चीज सहारा ने किया था। जब उनके फिक्स्ड डिपॉजिट पर जब मैच्योरिटी की समय आई तो ये बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं कर पाए, मामला कोर्ट तक जाता है और 2012 में कोर्ट इनको ऑर्डर करता है कि आप पैसा जमा कराना बंद करके 15% ब्याज सहित आप भुगतान करिए अपने निवेशकों का। इस ऑर्डर का पालन सहारा ने कितना किया? ये इनके कन्वर्जन का दौर उस समय शुरू होता है क्यूबसॉफ्ट से और क्यूबसॉफ्ट के बाद इन्होंने तमाम कंपनियां इजाद की, उसके बाद सोसाइटीज बनाए और जो जनता का पैसा इन्होंने रियल एस्टेट हो, हाउसिंग हो, सहारा गोल्डन हो, तमाम ऐसी चीजें थी, कंपनियां इन्होंने पॉलिसी बनाई, कंपनियां बनाई और उसमें कन्वर्जन किया। बहुत सारे लोगों का पैसा दिया भी इन्होंने उस दौरान, लेकिन गुमराह किया जनता को। फिर अपने उन एजेंट के द्वारा जिनको ये मोटा मोटा कमीशन देते थे, देते भी हैं, कई राज्यों में इनका ब्रांच अब भी चल रहा है, वहां की स्कीमें अलग हैं, पॉलिसी अलग हैं, लेकिन चल रहे हैं। कम से कम 12 राज्यों में भी इनका सहारा का ब्रांच चल रहा है और वहां भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और वहां की पिछड़े वर्ग के ज्यादा से ज्यादा भोली भाली जनता, जैसे वो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र का जगह हो गया, बंगाल हो गया, बिहार में कई जगह ब्रांचें इनके कुछ दिन पहले तक चल रहे थे। ऐसे जगह की जो पिछड़े वर्ग की या मैं कहूं आदिवासी और बहुत ही पिछड़े वर्गों की जो जनता है अब भी पैसा जमा करती है और उनकी मैच्योरिटी भी होती है और किसी तरह से ये कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक लेटर जारी किया गया था 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करने के लिए, सराहना की गई थी। और मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चीज 2009-10 से चली आ रही है। 2012 में इनको आदेश मिला, ये भुगतान नहीं कर पाए, कन्वर्जन का खेल शुरू किया। आप कभी सोचते हैं कि चिटफंड कंपनियां जितनी भी होती हैं वो भुगतान कैसे कर पाएंगी? मोटा मोटा कमीशन आप, अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप 1,000 रुपए देते हैं, उसमें से 7% हो, 12% हो, 15% हो, 20% हो, एक मोटा कमीशन उस 1,000 रुपए में से ही पहले एजेंट ले लेता है उसको, बल्कि वो अपने पास रख के जमा करता है पैसा। कमीशन बनना शुरू हो जाता है आपके 1,000 रुपए देते ही, उसमें एजेंट का कमीशन सबसे मोटा बनता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रांच में भी कमीशन बनना शुरू होता है, उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बैंक के अंदर जो मैनेजर हैं, सारी चीजें हैं, उनके भी कमीशन होते हैं और उसके बाद उस पैसे से ही इनको सैलरी भी देनी होती है। अगर इनका इनकम का स्रोत अच्छा नहीं होगा तो ये कैसे मैच्योरिटी करेंगे? जबकि 1,000 रुपए में से लगभग 100 रुपए के आसपास उसी समय ब्रांच में जाते ही लगभग खत्म हो जाते हैं, बचते हैं सिर्फ 900 रुपए। और ये क्या ऐसा बिजनेस करेंगे उन 900 रुपयों में? एक उदाहरण है मेरा, ऐसी चिटफंड कंपनियों के बारे में मैं बता रहा हूं कि जो खुद का डेवलप करते हैं, उनके साथ जो जुड़े और तेज तर्रार एजेंट होते हैं वो खुद अपना डेवलप कर लेते हैं और फंसती है ये जनता, और फंस चुकी है न जाने ऐसे कितने हजारों चिटफंड कंपनियां। मैं इस लाइन में 2000 के आसपास के पहले 1900
92-93 से लेकर के लगभग 2000 तक मैं इसमें 6-7 साल, चाहे वो सहारा रहा हो या उसके बाद कई ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जिसमें मैं रहा हूं, और इनके चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय रहे हों, चाहे क्षेत्रीय लेवल के कार्यालय रहे हों, चाहे उसके ऊपर के कार्यालय रहे हों, हर जगह मैं गया हूं, सारी स्थितियों को मैं जानता हूं। और जो पैसे आपके जाते हैं उनका सदुपयोग ऊपर बैठे मैनेजमेंट के जो टीम के लोग हैं वो करते हैं, प्रॉपर्टियां बनाते हैं, कंपनी का नाम सिर्फ लेबल लगा रहता है, पूरा प्रॉपर्टियां ऊपर जो हिस्सेदार होते हैं, फ्रेंचाइजी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलकर के कंपनियां खरीदते हैं, अपने रिलेशन से संबंधित लोगों को उसमें डालते हैं और सारी प्रॉपर्टियां बनाते हैं। और जब मेच्योरिटी देने का समय आता है तो जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि खर्च इतना होता है, इसमें इतना खुल करके पैसे को उड़ाया जाता है कि मेच्योरिटी करते समय उतना पैसा उनके पास इनकम के स्रोत के अभाव में बन ही नहीं पाता कि वो आपका पैसा मेच्योरिटी के रूप में दे सके समय से। प्रॉपर्टियां बन जाती हैं लेकिन उचित समय से उतना अगर प्रॉफिट वो नहीं देंगी जितना उन्होंने खर्च कर दिया है अपने एजेंट के पीछे, अपने स्टाफ के पीछे, कमीशन हो, सैलरी हो, रेंट हो, ये खर्च है, वो पैसा निवेशकों का ही होता है। और अगर उतना इनकम का स्रोत परफेक्ट अगर नहीं बन पाया है तो ये मेच्योरिटी कभी नहीं देंगे। और उसमें से इनके तमाम इवेंट भी होते हैं, वो भी निवेशक के ही पैसे से होते हैं। उसको सुधारने के लिए उन प्रॉपर्टियों पर ये लोन लेते हैं, उसका भी इनको इंटरेस्ट देना होता है। तो ऐसे लोग निवेशकों का पैसा लेकर के अपना पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर के हैं और उनसे जुड़े लोग जो नीचे के प्यून तक होते हैं, सभी लोग तो अपने जीवन को संवार लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जिनके पैसे से ये लोग बनते संवरते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और बर्बाद हो चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर के एक आदिवासी पिछड़े, बहुत ज्यादा पिछड़े क्षेत्र के लोगों तक के लोग बर्बाद हो चुके हैं। और आज भी हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो लुभावने पॉलिसी को तैयार करते हैं और लोगों तक एक नेटवर्किंग सिस्टम को वो पकड़ते हैं जो पहले से नेटवर्किंग क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, उनको पकड़ते हैं और फिर लोगों को गुमराह करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, ये हमारे बीच की कंपनी है, ये हमारे लोग हैं, लेकिन करते वही हैं। क्योंकि इसमें जो एक लेवल होता है, ऊपर से नीचे तक का ग्रेड होता है, उसमें कमीशन बटना तय है, बिना कमीशन के कोई काम करेगा ही नहीं। और खर्च ज्यादा होता है, इसमें पैसे उड़ाए जाते हैं। कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी मीटिंग अरेंज कहीं भी होता है तो आपके ही पैसे से होता है। तो 100% है कि वो मेच्योरिटी के समय फ्लॉप होना ही है, क्योंकि वो अपने कोई भी प्रॉपर्टियां हो, कोई भी बिजनेस वो करता हो, अगर वो उतना प्रॉफिट में नहीं जाएगा और लुभावने पॉलिसी को बेचा रहेगा, मेच्योरिटी का भुगतान जरूरत से ज्यादा वो रखा रहेगा अमाउंट, तो कभी भुगतान नहीं कर सकता है। और सहारा के बारे में मैं यही कहूंगा कि इसमें भी भुगतान असंभव सा ही है, क्योंकि इन्होंने क्यूसाब से लेकर के तमाम सोसाइटियों में सैकड़ों इन्होंने कंपनियां बनाई और सब में इन्होंने कन्वर्जन के पॉलिसी को लागू किया अपने कुछ खास लोगों के द्वारा गुप्त तरीके से। इसका नेटवर्किंग इतना अच्छा था, सहारा का फील्ड वर्क करने वाले जो एजेंट हैं इतने मजे हुए थे कि उनके द्वारा पॉलिसी को कन्वर्जन कराने में 100 से ज्यादा % मैं कहूंगा कि ये कामयाब हुए थे। और यही है कन्वर्जन का बांड, जो कि चुनावी मंच से अमित शाह जी हो या वित्त मंत्रालय के कुछ ऐसे लोग भी बोले हैं, और संसद के अंदर या सीआरसीएस के कोई अधिकारी ये बोले हैं कि जो वैध निवेशक हैं, यानी कि चाहे वो छोटे हों या बड़े अमाउंट के जमा करता हूं, जिन्होंने इन सोसाइटीज की पॉलिसी में कैश अमाउंट जमा किए हैं, चाहे वो प्रतिदिन का हो, महीने हो, त्रैमासिक हो, छमाही हो या मंथली हो, अगर उन्होंने कैश में कोई भी पॉलिसी ली है, अगर वो कैश में डिपॉजिट किए हैं तो उनका पैसा चाहे वो 10 रुपए मिला हो, चाहे 10,000 मिला हो, चाहे 50,000 तक मिला हो, वो तो नजर में आ रहे हैं, उनको मिल जा रहा है। लेकिन लगभग 95% मैं मान के चल रहा हूं कि कन्वर्जन से भरे पड़े हुए हैं सहारा के अंदर। जो मेन जो जेन्युइन अमाउंट है 86,000 करोड़ रुपए, वो और ब्याज अगर लेकर के देखा जाए तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ के आसपास का ये अमाउंट होगा। ये पैसा जिसको सहारा भी और सहारा के लोग भी बोलते हैं कि सहारा ने कन्वर्जन नहीं किया है, और कोर्ट में बोलते हैं कि मैंने रियल एस्टेट और हाउसिंग का पूरा मेच्योरिटी कर दिया है। ये इतना बड़ा झूठ बोलने वाले जो कि डाटा नहीं देते हैं सीआरसीएस को,
और कोर्ट के अंदर गुमराह करते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं। और सारे लोग, सरकार सहित मैं मानता हूं, सरकार भी इस चीजों को उजागर नहीं करना चाहती है। नहीं तो अगर वो कड़ाई से इन लोगों को अगर सिर्फ जेल में डालना शुरू कर दे तो कन्वर्जन का खेल का पर्दाफाश हो जाए। हजारों यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन हुआ, और सहारा के लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो ये कैश मेच्योरिटी हाउसिंग का और रियल एस्टेट का किसको इन्होंने दिया है, कितने % लोगों को दिया है? जबकि सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग इन तथ्यों को उजागर करते हैं, कमेंट बॉक्स में तमाम निवेशक बोलते हैं कि हाँ, हमारा कन्वर्जन हुआ था, क्यूसाप में हुआ था, सहारा गोल्डन में हुआ था, या सहारा के तमाम सोसाइटियों में हुआ था। क्या ये बातें सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं? SFIO के पास नहीं पहुंच रही हैं? क्यूसाप से जो NCLAT का, जिसमें क्यूसाप की एक प्रकार से पूरी सुनवाई हो चुकी है और उसमें जजमेंट भी आ चुका है, और उसमें पुनर्विचार याचिका अगर डालनी होती सहारा को तो डाल भी चुकी होती, लेकिन नहीं हुआ है, उसका जजमेंट फाइनल है। अब देखिए क्यूसाप का क्या होता है। लेकिन इसमें कंपनियों का नाम लेने से, चाहे वो क्यूसाप हो, डेथ क्लेम हो, या कितने हजार लोग अब तक इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने पैसा जमा किया था सहारा में अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर, मकान, परिवार, शादी, विवाह, पढ़ाई लिखाई के लिए, आज वो दुनिया में है ही नहीं। उनके सपने आंख बंद कर चुके हैं। परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं डेथ क्लेम अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं अपने वीडियो में पहले काफी बता चुका हूं कि ये सिस्टम जो होता है वो अपना अपना हिस्सा लेकर के चीजों को इतना आगे बढ़ाना चाहता है, बढ़ाते जाता है कि जो निवेशक हैं वो शांत तो हो ही चुके हैं, आशा भले रखे हों, कोर्ट की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, सरकार की तरफ से देख रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो, पैसा कोई भी नहीं दिला पाएगा सहारा का। जिस प्रकार से सिर्फ गुमराह करना और कोर्ट का काम है तारीख पे तारीख देना। आप सोचिए कि जो इतना खर्च कर चुका हो, मैंने जो आपको उदाहरण दिया है, एजेंट को भारी भरकम कमीशन, सारे रेंट को उनको देना था, पूरे स्टाफ को सैलरी देनी है, तमाम उनके इवेंट होते थे, वो प्रमोट करते थे क्रिकेटरों को, ये सारे खर्च वो कर चुके हैं। और जितनी प्रॉपर्टियां उन्होंने देश और विदेश में बनाई हैं वो कम पड़ जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित भुगतान करने में वाकई में कम पड़ जाएंगी, क्योंकि सहारा का कोई भी वारिस बनने को तैयार नहीं है। जो वारिस थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। सपना राय जी हैं, वो खुल के सामने आ नहीं रही हैं, क्योंकि ये कांटों भरा ताज है। सहारा का जो एक सिस्टम है वो अपना अपना हक हिस्सा लेकर के शांत है, और इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट अगर कहीं से इनको सरकार की तरफ से, या जो सेबी में इनका 20,000 करोड़ के आसपास तक इन्होंने धीरे धीरे इकट्ठा किया है, उसमें भी इंटरेस्ट भी है जो जमे पैसे पर इनको मिले हैं, और जो 10,000 करोड़ रुपए इनको जमा करना था उसमें से 2700 करोड़ रुपए लगभग ये जमा भी कर चुके हैं। एक बड़ा अमाउंट वो है, और इनके पास भले तमाम प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इन प्रॉपर्टियों में इनके पास उतना दम है कि ये भुगतान कर सके। अगर है भी, हो सकता है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टियां हों, लेकिन कहां है ये सहारा दिखाना भी नहीं चाहती। जो दिख रहा है उससे वो उसको बेच करके भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं है, और ये करेंगे भी नहीं, 100% नहीं करेंगे, क्योंकि ये मानते ही नहीं कि इन्होंने कन्वर्जन का जो खेल खेला है उसको ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो वैध निवेशक सरकार के मुताबिक हैं भी नहीं। वैध निवेशक की गणना हमें लगता है कि उन्हीं लोगों की हुई है जिन्होंने कैश में डिपॉजिट किया है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। 7 जनवरी को सुनवाई होनी है पिनाक पानी मोहंती जी के केस में, और आप जानते हैं कि इसी केस में CRCS को जो लाभ दिया गया है उनके आईए में 31 दिसंबर 2025 तक का जो 5,000 करोड़ है उसके भुगतान की अवधि को बढ़ाया गया है। तो पोर्टल से भुगतान नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोर्टल के मुताबिक उन्हीं लोगों का भुगतान होगा, चाहे वो 10,000 के रूप में हो, चाहे 50,000 के रूप में हो, चाहे 5 लाख के रूप में हो, जिनका एक रेगुलर अमाउंट जमा किया गया है, जिनके सारे प्रूफ उनके पास हैं। और इसको तय करने वाले CRCS के लोग हैं, और तय करवाने वाले सहारा के लोग हैं। सहारा के लोग जो डेफिशिएंसी आई थी उसको दूर नहीं करा पाए, डेथ क्लेम उसको क्लियर नहीं करा पा रहे हैं, और जो पहले का उन्होंने गड़बड़झाला किया हुआ है, जो कन्वर्जन किया है, उसको वो मानने के लिए कोर्ट में भी बिल्कुल तैयार नहीं। तो ऐसी स्थिति में 7 जनवरी को भी देख लीजिए SFIO का रिपोर्ट, जिसमें
खुद वो एजेंसी बोल रही है कि इसमें कन्वर्जन हुआ है। निवेशकों से उन्होंने बातें की हैं और कन्वर्जन का खेल हुआ है, ऐसा एसएफआईओ की भी तरफ से उजागर हुआ है। तथ्य सभी सामने हैं, लेकिन कार्रवाइयां सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से हो नहीं रहा है। सिर्फ तारीख बढ़ाया जा रहा है, निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है और इसी में कोई एक ऐसी पॉलिसी आएगी जिसमें गुमराह किया जाएगा। एक बिल्कुल जो एक मजबूत नेटवर्किंग सहारा का है, लगा हुआ है, लगा रहेगा और वही फिर एक नई पॉलिसी ला करके गुमराह करने की कोशिश की जाएगी और उसमें साल 2 साल 3 साल का समय लेकर के एक नई पॉलिसी में सारे बॉन्ड को लेकर के किया जाएगा और एक बहुत ही बड़ा फंड हो सकता है कि ये अपनी प्रॉपर्टियों के बेस पर, हालांकि सब पे इन्होंने लोन ले रखा है, एक बड़ा अमाउंट हो सकता है कि सरकार इनको मदद करे, जो कि नामुमकिन है। लेकिन जब तक एक ऐसा मेरा मानना है कि जब तक इनको कोई बहुत बड़ा अमाउंट इनको मदद के रूप में, लोन के रूप में या सरकार की तरफ से मिलेगा नहीं, तब तक कन्वर्जन का जो बॉन्ड का अमाउंट इनके पास जमा है, ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में जो अमाउंट इन्होंने जमा कर रखा है अपने पास, ये कभी नहीं मिलेगा। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बहुत दिन के बाद आपसे मैं रूबरू हुआ हूं वीडियो के माध्यम से और कोशिश रहेगी कि मैं सहारा से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे आपके साथ शेयर करता रहूं। उम्मीदें कम हैं, लेकिन उम्मीदें कायम भी हैं। कोर्ट में है, तारीख पे तारीख जरूर मिल रही है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा रास्ता निकले कि कुछ ही सही भुगतान हो। ब्याज तो दूर की बात है, मूल अगर सबको मिल जाए तब भी बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि चिट फंड कंपनियों का गबन हुआ पैसा सिस्टम में बंटता है, आम निवेशकों में कभी नहीं बटा है। थोड़े बहुत जो सीआरसीएस से मिल रहे हैं, ये ही बहुत ही बड़ी बात है। सरकारें सिर्फ बोलती हैं, अगर करने लग जाएं तो भारत दुनिया में वाकई नंबर 1 बन जाए। भारत के नेता बोलते ज्यादा हैं, उतना अमल नहीं करते नहीं हैं। यहाँ के कोर्ट लोगों द्वारा चलते हैं, जजमेंट जो दिए जाते हैं वो तय रहते हैं, तय किए हुए जजमेंट भी होते हैं। इसीलिए यहाँ छोटे, निचले, पिछड़े लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग ऐसी चिट फंड कंपनियों से, कोर्ट से, सरकार से, चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबसे सजग रहें और ऐसे गंदे चिट फंड कंपनियों से, गंदे नेताओं से और जरूरत से ज़्यादा कोर्ट पर जो विश्वास करता है वो भी सजग हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।